दोस्तों, एक पुरानी कहावत है कि जाके रखो साइयाँ और मार सके ना कोई। यानी कि इंसान की जब तक मौत नहीं आ जाती है तब तक इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे मार नहीं सकती है। दरअसल आज की कहानी में पुलिस को एक ऐसी डेड बॉडी बरामद होती है जो डेड बॉडी खुद चीख चीख करके पुलिस वालों से कहती है कि मुझे मारने वाला कौन है, जिसकी वजह से पुलिस मात्र 12 घंटों के अंदर ही उस अपराधी तक पहुंच जाती है जो अपराधी बड़े ही शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दिया था। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है महाराष्ट्र प्रदेश के पुणे शहर की। पुणे के भिंड जिले के अंतर्गत एक गांव आता है नादेड़, और इसी नादेड़ गांव का रहने वाला है दिगंबर अंकुलवार। दिगंबर जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो मेहनत मजदूरी का काम करता है। दरअसल दिगंबर के माता पिता की जो कुछ साल पहले ही मौत हो चुकी है। दिगंबर जो करीब 6 महीने पहले एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम है सावित्री। सावित्री जिसकी उम्र है लगभग 20 साल के आसपास, जो देखने में थोड़ी सांवली तो है पर है काफ़ी खूबसूरत। दिगंबर जब सावित्री से शादी कर अपने घर लेकर आता है, खूबसूरत पत्नी पाकर बेहद ही खुश होता है। उसके बाद से समय भी बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। दरअसल दिगंबर के ही गांव का रहने वाला उसका एक दोस्त है जिसका नाम है रामकिशन, जो महाराष्ट्र के पुणे शहर में रह करके एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। हालांकि दिगंबर जब अपनी शादी करता है तो उसकी शादी में दिगंबर का दोस्त रामकिशन शामिल नहीं होता है। पर शादी के जैसे ही 6 महीने का समय गुजरता है, आखिरकार रामकिशन भी कुछ दिन की छुट्टी लेकर जब अपने घर पे आता है तो सबसे पहले शाम के वक्त अपने दोस्त दिगंबर से मुलाकात करने के लिए उसके घर पे जाता है। लेकिन रामकिशन जब अपने दोस्त दिगंबर के घर पे जाता है तो उस वक्त दिगंबर घर पे मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ उसकी पत्नी सावित्री थी। रामकिशन जब अपने दोस्त के घर पे पहुंचता है और जब उसकी पत्नी सावित्री को देखता है तो सावित्री की खूबसूरती देख करके रामकिशन एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। हालांकि सावित्री भी जो रामकिशन को पहचान नहीं पाती है, जिसकी वजह से रामकिशन सावित्री से कुछ भी बातचीत नहीं करता है, वहाँ से अपने घर आ जाता है और ये सोच करके चलता है कि अगले दिन जा कर के अपने दोस्त से मुलाकात कर लेगा। लेकिन रामकिशन रात्रि के वक्त जब अपने बेड पे सोने के लिए जाता है तो उसके आंखों में नींद ही नहीं आती है, क्योंकि उसके आंखों के सामने उसके दोस्त दिगंबर की पत्नी सावित्री घूमने लगती है। दरअसल रामकिशन जो पहली नज़र में सावित्री को पसंद कर चुका था, उसके बाद से जैसे तैसे पूरी रात गुजारता है। जैसे ही सुबह होती है, एक सुबह ही फिर से अपने दोस्त के घर पे जाता है, तब जा कर के उसकी मुलाकात दिगंबर से होती है। हालांकि दिगंबर भी जब अपने दोस्त रामकिशन को देखता है काफ़ी खुश होता है, अपने घर में बिठाता है। अपनी पत्नी से परिचय कराने के बाद अपने दोस्त की बेहतर तरीके से खातिरदारी भी करता है। अपनी पत्नी से रामकिशन की जब परिचय करा देता है, उसके बाद से रामकिशन भी सावित्री को भाभी कह करके बुलाने लगता है। उसके बाद से अब सावित्री को पाने के लिए वो एकदम से कसम खा लेता है। दरअसल उसके बाद से अब रामकिशन जानबूझ करके अपने दोस्त के घर पे तभी जाता है जब दिगंबर घर पे नहीं होता है, और जब दिगंबर के घर पे जाता है तो उसकी पत्नी सावित्री से तरह तरह की बातें करने लगता है। सावित्री जब रामकिशन से उसके बारे में पूछताछ करती है तो रामकिशन बढ़ा चढ़ा करके सावित्री को बताते हुए कहता है कि मैं पुणे शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं जिसमें मुझे अच्छा खासा पैसा मिलता है। दरअसल रामकिशन सावित्री की खूबसूरती की तारीफ़ करते हुए कहता है कि जितनी तुम खूबसूरत हो, तुम्हें गांव में नहीं रहना चाहिए। दरअसल मैं जिस पुणे शहर में नौकरी करता हूं, वहां पे मैं कई सारे फिल्मी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जानता हूं। तुम जितनी खूबसूरत हो, तुम्हें हीरोइन बनना चाहिए। इस तरह की तारीफ़ें जब करता है, ये सुन करके सावित्री पहले शर्मा तो जाती है, लेकिन साथ ही साथ रामकिशन को जवाब देते हुए भी कहती है कि भला मैं हीरोइन कैसे बन सकती हूँ। एक तो मैं बेहद गरीब परिवार से हूँ और दूसरी कभी शहर गई भी नहीं हूँ। शहर ना जाने की जब बात कहती है, रामकिशन को मौका मिल जाता है और फिर सावित्री को वो तरह तरह की बातें कहकर उसे समझाते हुए कहता है कि अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अगर तुम मेरे साथ पुणे शहर में चलती हो तो मैं किसी न किसी डायरेक्टर से बात करके तुम्हें मौका ज़रूर दिलवा दूँगा। इस पर सावित्री उसे जवाब देते हुए कहती है कि अब तो मैं शादी कर चुकी हूँ, अपने पति को कैसे छोड़ करके जा सकती हूँ। रामकिशन उसे कहता है कि अगर तुम अपने पति के साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ज़रा सोचो कि एक बार अगर तुम मुंबई शहर में चली गई, हीरोइन बन गई, तो तुम्हारे पति के जैसा न जाने कितने लोग मिलेंगे।
शहर की बातें कह करके जब सावित्री को चढ़ाना शुरू करता है, ना जाने सावित्री के भी दिमाग में क्या आ जाता है कि सावित्री भी राम किशन की बातों में आ जाती है और एक दिन अपने पति को बिना बताए ही राम किशन के साथ घर छोड़ करके भाग जाती है। उसके बाद से राम किशन सावित्री को लेकर के सीधे पुणे शहर में आ जाता है और उसी किराए के कमरे में सावित्री के साथ पति पत्नी के जैसे रहने लगता है। हालांकि शुरू में सावित्री को जब पुणे शहर में लेकर के आता है, उसे कई जगहों पे ले जा कर के घुमाता है। जितना पैसा कमाता है, ढेरों सारा पैसा सावित्री के ऊपर खर्च भी करता है, जिसकी वजह से समय बेहतर तरीके से गुजरने लगता है। और धीरे धीरे लगभग 2 साल का समय गुजर जाता है। इन 2 सालों में राम किशन सावित्री का भरपूर फ़ायदा उठाता है। पर जैसे ही 2 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से सावित्री को भी समझने में देर नहीं लगता है कि राम किशन केवल उसका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इन 2 सालों में राम किशन सावित्री को लेकर के ना तो किसी डायरेक्टर के पास जाता है और ना ही किसी प्रोड्यूसर से मुलाकात करवाता है। जब 2 साल का समय गुजरता है, उसके बाद से अब सावित्री राम किशन के ऊपर शादी करने का दबाव डालने लगती है। तब जा कर के राम किशन सावित्री से कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो, भला मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। सावित्री राम किशन को समझाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर और अपने पति को छोड़ चुकी हूँ, अब तुम ही बताओ मैं कहाँ जाऊँगी। राम किशन भी सावित्री को जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले तुम्हें किसी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी बात को लेकर के झगड़े तकरार शुरू हो जाती है, लेकिन लाख दबाव देने के बावजूद भी राम किशन सावित्री से शादी करने के लिए तैयार नहीं होता है। हालांकि राम किशन सावित्री से यह भी कहता है कि या तो तुम अपने पति के पास चली जाओ या फिर तुम अपने मायके में चली जाओ, लेकिन सावित्री भी राम किशन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। इसी नोक-झोंक में आखिरकार राम किशन मजबूर होकर के सावित्री से पीछा छुड़ाने का एक षड्यंत्र बना लेता है। दरअसल एक दिन राम किशन बड़े खुश होकर के सावित्री से कहता है कि हमें घर गए हुए लगभग 2 साल हो चुका है, ऐसा करते हैं कि इस बार दिवाली के मौके पर हम दोनों घर चलते हैं और फिर मैं अपने परिवार वालों से बातचीत करके तुमसे शादी कर लूँगा। तुमसे शादी करने से पहले मुझे एक बार अपने परिवार वालों से बातचीत करना बेहद ज़रूरी है। चूँकि सावित्री को किसी भी कीमत पे राम किशन से शादी करना था, इसीलिए सावित्री उसकी बातों में आ जाती है और फिर 13 नवंबर 2020 यानी कि दिवाली से ठीक 2 दिन पहले ही राम किशन सावित्री को उसे घर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन राम किशन ना तो ट्रेन का टिकट बुक करता है और ना ही गाड़ी से जाने के लिए तैयार होता है। दरअसल राम किशन सावित्री से कहता है कि हम दोनों बाइक से ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें 7 से 8 घंटा लगेगा घर जाने में, इसीलिए ट्रेन से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर पे चलेंगे, शादी के बाद काफ़ी दिनों तक मैं घर पे रहूँगा, तो इसलिए मुझे बाइक की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं सोचता हूँ कि हम दोनों बाइक से ही चलते हैं। बाइक से ही सावित्री को ले जाने के लिए जब कहता है, सावित्री इसके लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन राम किशन अपने प्लान के तहत 13 नवंबर 2020 को सावित्री को लेकर सुबह पुणे शहर से नहीं निकलता है, बल्कि जानबूझ करके शाम के करीब 4 बजे के आसपास सावित्री को अपनी बाइक पे बिठा करके अपने गांव नांदेड़ के लिए रवाना होता है। और लगभग जब 5 घंटे बाइक चलाता है और रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास नेकनूर थाने के अंतर्गत थेवल घाट के पास पहुंचता है, सुनसान जगह देखकर अपनी बाइक को रोक देता है और साथ ही साथ सावित्री से बहाना करते हुए कहता है कि दरअसल रात में कीड़े फतिंगे उड़ने की वजह से मुझे बाइक चलाने में दिक्कत हो रही है। दरअसल जहाँ पे अपनी बाइक को रोकता है वहीं पे एक छोटा सा मकान बना हुआ था, क्योंकि वहाँ पे एक साइट चल रहा था। लेकिन उस साइट पे फ़िलहाल उस वक्त काम नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से सारे ही मज़दूर अपने घर जा चुके थे। वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। राम किशन सावित्री से कहता है कि आज रात को हम यहीं पे ठहर जाते हैं और फिर कल सुबह अपने घर के लिए निकलेंगे। सावित्री भी राम किशन की बात मान जाती है। उसके बाद से राम किशन सावित्री को लेकर के उसी खंडहरनुमा मकान में जाता है और एक कमरे में दोनों रात्रि के वक्त ठहर जाते हैं। पर इधर सावित्री जैसे ही गहरी नींद में सो जाती है, उसके बाद से राम किशन सावित्री के सीने पे बैठ जाता है और फिर उसके गले को दबा देता है, जिसकी वजह से सावित्री बेहोशी की हालत में हो जाती है। सावित्री बेहोशी की हालत में हो जाती है, लेकिन राम किशन को लगता है कि शायद सावित्री की मौत हो चुकी है। उसके बाद से सावित्री को उठा करके बगल के घाटी में फेंक देता है। साथ ही साथ राम किशन जो अपने प्लान के तहत ही अपने बाइक के डिक्की में कुछ तेजाब बोतल में लेकर के आया था,
सावित्री की पहचान ना हो सके इसलिए उसके चेहरे को बिगाड़ने के लिए उसके चेहरे पे उस तेजाब को डाल देता है और साथ ही साथ अपने बाइक से पेट्रोल निकालने के बाद उस पेट्रोल को सावित्री के शरीर पर छिड़कता है और फिर उसे आग के हवाले कर देता है। और इधर सावित्री अभी जली रही होती है, उसी वक्त ही रामकिशन अपनी बाइक को उठाता है और सीधे वहाँ से अपने घर चला आता है और घर पे पहुँचने के बाद बड़े खुश होकर के वो दिवाली का त्यौहार भी मनाता है। लेकिन अगले दिन 14 नवंबर 2020 को सुबह के करीब 6 बजे के आसपास जब एक चरवाहा अपनी गाय को चराते हुए उस घाटी में जाता है तो देखता है कि सावित्री अभी जिंदा है। दरअसल सावित्री उसी हालत में लगभग 8 घंटों तक जिंदा थी, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी। चरवाहा सावित्री को जैसी उस स्थिति में देखता है तो देख करके एकदम से डर जाता है और डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और उसकी चीख पुकार सुन करके लोग वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और सावित्री को जब उस स्थिति में देखते हैं तुरंत ही इस बात की जानकारी पुलिस को दे देते हैं। इधर पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ जब घटनास्थल पर पहुंचती है, सबसे पहले सावित्री को लेकर के आनंद फानन में नज़दीकी हॉस्पिटल में जाती है और पुलिस यहाँ पे एक काम बड़ी तेज़ी से करती है कि उसी हालत में सावित्री से उसका बयान ले लेती है। पुलिस जब सावित्री से इस पूरे वारदात के बारे में पूछताछ करती है तो सावित्री भी पुलिस वालों को पूरी कहानी बता देती है। हालांकि डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जब सावित्री का इलाज करना शुरू करते हैं तो आखिरकार 10 घंटों के अंदर ही सावित्री की मौत हो जाती है। लेकिन इससे पहले ही सावित्री जो अपनी बयान के साथ पूरी कहानी पुलिस को बता चुकी थी, इसीलिए पुलिस अब रामकिशन के नाम पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है और फिर उसे गिरफ्तार करने के लिए एक टीम पुणे शहर में जाती है और एक टीम उसके गांव नांदेड़ में आती है। हालांकि पुलिस जब पुणे शहर में जाती है तो वहां पे पुलिस को कोई कामयाबी तो नहीं मिलती है, लेकिन पुलिस जब रामकिशन के गांव नांदेड़ में आती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात रामकिशन के पिता से होती है। पुलिस जब रामकिशन के पिता से उसके बारे में पूछताछ करती है तो रामकिशन के पिता भी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ साहब, मेरा बेटा कल घर आया तो था, दिवाली भी मनाया था, लेकिन आज ही सुबह सुबह न जाने वो कहाँ चला गया। पुलिस को जब इतना मालूम चल जाता है कि रामकिशन अपने गांव में आया था, उसके बाद से पुलिस अब रामकिशन को ढूंढना शुरू कर देती है। लेकिन रामकिशन का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब उसके मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है और आखिरकार 2 दिनों के बाद पुलिस को जैसे ही रामकिशन के मोबाइल का लोकेशन मिल जाता है, पुलिस उस लोकेशन पर पहुँच जाती है। दरअसल रामकिशन जो अपने रिश्तेदार के यहाँ छुप करके बैठा हुआ था, क्योंकि पुलिस को जैसे ही इधर सावित्री मिली थी उसके बाद से ये खबर अखबारों के माध्यम से टेलीविज़न पे भी चलने लगा था और वो खबर देखने के बाद रामकिशन अपना घर छोड़ करके फरार हो चुका था। आखिरकार 2 दिनों के बाद पुलिस उस लोकेशन पे जाती है और वहाँ से रामकिशन को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब रामकिशन से सावित्री की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो रामकिशन भी बिना किसी सख्ती दबाव के तुरंत ही अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन साथ ही साथ पुलिस वालों से इतनी बात ज़रूर कहता है कि साहब, मैं सावित्री को मारना नहीं चाहता था। मैंने उसे काफ़ी समझाया था कि या तो तुम अपने पति के पास चली जाओ या फिर तुम अपने मायके चली जाओ, लेकिन वो मुझसे शादी करने के लिए जिद पे अड़ चुकी थी, इसीलिए मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। रामकिशन जब अपनी सारी सच्चाई कबूल कर लेता है उसके बाद से पुलिस रामकिशन को अदालत में पेश करती है, जहाँ से उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।